नई शिक्षा नीति 2020 वो साफ साफ सरकार की जो निजीकरण और अनौपचारीकरण, शिक्षा का निजीकरण और अनौपचारीकरण का जो रास्ता है उसको साफ करता है। पिछले 2 सालों में हमने देखा है कि जो आपदा का दौर है उसको अवसर में तब्दील करने में सरकारों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। नई शिक्षा नीति 2020 के आने के बाद पूरा मसौदा तैयार कर दिया गया है कि समाज का जो बड़ा हिस्सा गरीब मजदूर तबके से आता है, गवर्नमेंट स्कूल से आता है, उसको फॉर्मल मोड ऑफ एजुकेशन से काट देने की पूरी कोशिश की गई है। आखिर एक ही देश में ऐसा क्यों है कि शिक्षा मंत्री का बच्चा, मुख्यमंत्री का बच्चा, वाइस चांसलर का बच्चा विदेश में पढ़ता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ता है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, और चपरासी का बच्चा, सफाई कर्मचारी का बच्चा, उसे गवर्नमेंट स्कूल में भी आसानी से दाखिला नहीं मिलता। इस तरीके के हालात क्यों मौजूद हैं? भारत में आज भी बहुत सारे लोग अच्छी शिक्षा नहीं पा पाते हैं और उच्च शिक्षा में नहीं पहुंच पाते हैं। तो उसके लिए इन लोगों ने ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर गया है, जिसके तहत उन्होंने बोला कि जो लोग अपनी शिक्षा नहीं पूरी कर पाएंगे वो लोग अपनी शिक्षा या तो डिस्टेंस मोड में पूरी कर लेंगे या फिर उनको सर्टिफिकेट कोर्सेज या डिप्लोमा कोर्सेज करा दिया जाएगा। अब मामला यहाँ पर यह है कि भारत जैसे देश की, जहाँ की इतनी बड़ी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मेजॉरिटी उच्च शिक्षा, अच्छी शिक्षा नहीं पा रहा है, वो क्यों नहीं पा रहा है, ये पहला क्वेश्चन। कि हिंदुस्तान में बीजेपी के आने से पहले भी जो शिक्षा है उसका निजीकरण स्टार्ट हो चुका था। वो उसमें जो अधिकार था वो अमीर लोगों का ही था। शिक्षा को बेचना नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। शिक्षा को बेचना नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। शिक्षा का व्यापारी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। शिक्षा का व्यापारीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। शिक्षा बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिक्षा बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मालिक को या मजदूर का बच्चा, सबको शिक्षा एक समान। मालिक को या मजदूर का बच्चा, सबको शिक्षा एक समान। मालिक को या मजदूर का बच्चा, सबको शिक्षा एक समान। राष्ट्रपति हो या चपरासी का बच्चा, सबको शिक्षा एक समान। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ती हूँ और हम क्रांतिकारी युवा संगठन से हैं। आज ऑल इंडिया फोरम फॉर राइट टू एजुकेशन के कॉल पर हम यहाँ पर नई शिक्षा नीति 2020 के खिलाफ अपना आक्रोश और विरोध दर्ज करने के लिए मौजूद हुए हैं। जैसे कि हम जानते हैं, नई शिक्षा नीति 2020 वो साफ साफ सरकार की जो निजीकरण और अनौपचारीकरण, शिक्षा का निजीकरण और अनौपचारीकरण का जो रास्ता है उसको साफ करता है। पिछले 2 सालों में हमने देखा है कि जो आपदा का दौर है उसको अवसर में तब्दील करने में सरकारों ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। आत्मनिर्भर भारत के नाम पर हमने आज देखा है कि सरकारी शिक्षा से ही आत्मनिर्भर किन समुदायों, किन वंचित समुदाय से आने वाले लोगों को और छात्रों को कर दिया गया है। आज हालत ये है कि यूनिवर्सिटी में, अगर हम हायर एजुकेशन की बात कर लें तो हायर एजुकेशन में कॉलेजेस को, इंस्टीट्यूशंस को ऑटोनॉमस बनाने की कोशिश की जा रही है। ग्रेडेड ऑटोनॉमी की बात की जा रही है कि अगर जिन इंस्टीट्यूशंस, जिन यूनिवर्सिटीज, जिन कॉलेजेस की रैंक कम है उन्हें उतना कम अनुदान मिलेगा और अनुदान की जगह लोन को प्रमोट करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी हालत में जहाँ वैसे ही गवर्नमेंट स्कूल से जो बच्चे आते हैं, कौन आते हैं? समाज का जो एक बड़ा हिस्सा है, जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, उसका बच्चा, उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं। जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स के बच्चे हैं, जो मजदूर किसान के बच्चे हैं, जो आदिवासियों के बच्चे हैं, वो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं। तो वो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे वैसे ही मजबूर हैं कि हायर एजुकेशन में उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अपने स्टेट की यूनिवर्सिटी में उन्हें सीट वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे क्योंकि सीट्स कम है, कॉलेजेस नहीं है, और उन्हें किस में जाने को मजबूर होना पड़ता है? उन्हें दूरस्थ शिक्षा, करस्पॉन्डेंस कोर्सेज में दाखिला लेकर खराब शिक्षा हासिल करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो आज सरकारों ने ये कर दिया है कि आप अगर गांव में रहते हैं, अगर आप, हम जानते हैं इस देश में ज्यादातर गांवों में स्कूलों की हालत बहुत खराब है और कई जगह तो कई किलोमीटर में स्कूल ही नहीं है, महज एक आंगनबाड़ी है जो 26 जनवरी 15 अगस्त को खुलती है। तो उन जगहों में जहां पर खस्ता हाल स्कूल है उन्हें या तो बंद कर दिया जाएगा और कई गाँव के लिए केवल एक स्कूल खोला जाएगा और जो बच्चे उस स्कूल तक नहीं पहुंच पाएंगे वो दूरस्थ माध्यम से करस्पॉन्डेंस, यानी कि स्कूल के लेवल पे ही करस्पॉन्डेंस खोल दिया जाएगा, वो वहां से पढ़ेंगे। तो आप बताइए
इन हालातों में कौन मजबूर होगा ना पढ़ पाने के लिए। मेरी बहनें जो गांव में रहती हैं, जो आदिवासी इलाकों में रहती हैं, जिनके माता पिता उन्हें दूर भेजने के लिए ना तो मीन्स अफोर्ड कर सकते हैं, ना उस तरीके का माहौल है वहां पर। और कौन मजबूर होगा? मजबूर वो होंगे जो पहले से ही लिनियज बेस्ड ऑक्यूपेशंस में नौकरी तलाशने को मजबूर है। समझ सकते हैं आप कि इस शिक्षा नीति से जातिवाद को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जो गरीब का बच्चा है, जो मजदूर का बच्चा है, जो सफाई कर्मचारी का बच्चा है, वो उसी तरीके की नौकरियां तलाशने को मजबूर होगा, क्योंकि समाज में पहले से ही हमारे यहाँ एक गैर बराबरी और गैर बराबरी पर आधारित शिक्षा व्यवस्था मौजूद थी, जहाँ शिक्षा मंत्री का बच्चा, मुख्यमंत्री का बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाता है, इस शिक्षा व्यवस्था के स्कूल में वो नहीं पढ़ता। तो आखिर जो पहले से ही मतलब पब्लिक फंडेड एजुकेशन, फॉर्मल मोड ऑफ एजुकेशन, जिसकी हालत पहले ही इतनी खराब है कि जनता का बड़ा हिस्सा उसे एक्सेस नहीं कर पा रहा था, तो नई शिक्षा नीति 2020 के आने के बाद पूरा मसौदा तैयार कर दिया गया है कि समाज का जो बड़ा हिस्सा गरीब मजदूर तबके से आता है, गवर्नमेंट स्कूल से आता है, उसको फॉर्मल मोड ऑफ एजुकेशन से काट देने की पूरी कोशिश की गई है यहाँ पर। तो उसके खिलाफ और दोहरी शिक्षा नीति जो हमारे देश में पहले से मौजूद है और बहुत मजबूत हुई है नई शिक्षा नीति के कारण, उसके खिलाफ हमारा संघर्ष जारी है कि आखिर एक ही देश में ऐसा क्यों है कि शिक्षा मंत्री का बच्चा, मुख्यमंत्री का बच्चा, वाइस चांसलर का बच्चा विदेश में पढ़ता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ता है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, और चपरासी का बच्चा, सफाई कर्मचारी का बच्चा, उसे गवर्नमेंट स्कूल में भी आसानी से दाखिला नहीं मिलता। इस तरीके के हालात क्यों मौजूद हैं? तो हमारी यही मांग है कि किंडरगार्टन, केजी से लेकर पीजी तक, पोस्ट ग्रेजुएशन, जितनी हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसमें समान शिक्षा लागू की जाए, क्योंकि जब तक समान शिक्षा लागू नहीं होगी, हमारे समाज में जो जातिवाद है, जो गैर बराबरी है, जो शोषण है, वो यथास्थिति बनी रहेगी और ज्यादा खराब होगी। मेरा ज्योति नाम है, मैं भी क्रांतिकारी युवा संगठन से हूँ और आज बहुत जरूरी है हम लोगों को इस चीज का विरोध करना। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, लगातार कोरोना काल में लॉकडाउन के बहाने में इस तरीके से अलग अलग कानून लाए गए हैं, जिससे साफ साफ नजर आता है कि पब्लिक को, जो जनता है, जो गरीब मजदूर के बच्चे हैं या मजदूर हैं, उनको दबाने की लगातार कोशिश की गई है। और इसका विरोध करना इसलिए भी जरूरी पड़ जाता है क्योंकि एक शिक्षा ही हमारे लिए एक ऐसा माध्यम है जिससे हम लोग अपनी स्थिति को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने घर की स्थिति को सुधार सकते हैं। आर्थिक स्थिति जो हमारी बहुत ज्यादा सदियों से, कई पीढ़ियों से चली आ रही है, उसमें मजबूर होते हैं किराए के मकान पे रहना, मजबूर होते हैं वहाँ पे पानी खरीद करके यूज करना, बिजली का बिल देना, घर में जिस तरीके से परिवेश होता है उसमें नहीं पढ़ पाते हैं बच्चे। और लॉकडाउन के बहाने से ऑनलाइन शिक्षा जो करने की कोशिश की गई थी कि आप लोग ऑनलाइन पढ़ लीजिए, हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि एक ही घर में एक ही स्मार्टफोन है, बच्चे 3 हैं, तो कैसे स्मार्टफोन पे, एक ही फोन पे, एक ही टाइम पे कैसे क्लास ले पाएंगे? ये ढकोसला है, सिर्फ अपना दिखावा दिखाना चाह रहे हैं। और अभी भी जैसे मंदिर खुल जाते हैं, पब खुल जाते हैं, सिनेमा हॉल खुल जाते हैं, स्कूल क्यों नहीं खुलते, कॉलेज क्यों नहीं खुलते, ये हमारा सवाल लगातार जारी है। क्योंकि साफ साफ नजर आता है शिक्षा ही हम लोगों को और चेतना अपनी और जागरूक बना सकती है और उन लोगों के पर्दे को हटा सकती है जो वो लगातार वो डालना चाहते हैं, उसको छुपाए रखना चाहते हैं। हम लोगों को सबको मिलकर, ये जो गरीब बस्ती में से बच्चियां आती हैं, उनसे पूछो कि वो किस तरीके से पढ़ पाती है, वो स्कूल तक जहाँ पहुंच पाती है, उनसे सवाल करना चाहिए कि किस मजबूरी में एक छोटे 4x4 का कमरा होता है। मैंने खुद जाकर के देखा वहाँ की स्थितियां, घर में पापा बीमार है, अटैक हुआ है, बच्चे 300 रुपए फीस नहीं भर पाई है सरकारी स्कूल में। अब कोई कहेगा कि 300 रुपए सरकारी स्कूल में कहाँ से लिए जा रहे हैं, उसका भी मेरे पास जवाब है। 9th क्लास की बच्ची है जो 2 बार किसी दिक्कत से फीस नहीं भर पाई तो उसको फेल कर दिया गया, 300 रुपए मात्र वो दे नहीं पाई, इतनी कंडीशन खराब है। वही बच्ची अगर वो आगे बढ़ना चाहती है तो वो नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि उसका 2 साल से वो बैठी है, ना तो 10वीं कर पा रही है, ना ओपन से भर पा रही है। तो ये कंडीशन कहाँ पैदा होती है? ये कंडीशन कब पैदा होती है? जब मजदूर को ना तो पूरी दिहाड़ी मिलती है, ना तो मजदूरी मिलती है, ना तो घर में जो बच्चा या कोई बड़ा बीमार है, बड़ी बड़ी महंगाई कर दी गई है, स्कूल प्राइवेट हो गए हैं या अस्पताल प्राइवेट हो गए, जिसमें इलाज जो है वो सस्ते नहीं हो पा रहे हैं। और सरकारी अस्पतालों के भी हम हालात जानते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे इलाज लेना बहुत दिक्कत होता है। एक बेड पे 2-2, 3-3 मरीज है, जहाँ पे हम इलाज कराने जाते हैं, दूसरे की बीमारी लेने जाते हैं। सरकारी स्कूल, सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें, सरकारी नौकरियों का हाल वो भी हम जानते हैं। जो अच्छा पैसा लेकर के प्राइवेट स्कूल में लाखों के फीस में पढ़ पाएगा बच्चा, वो आगे अपने सरकारी कॉलेजों में जो सरकारी स्कूल के बच्चों का पहले अधिकार बनता है वो नहीं ले पाते हैं। तो यानी वो सस्ती
शुरुआती जो फीस है उससे महंगे जो बच्चे अपना सोचते हैं कि हम अच्छी शिक्षा लेना चाहते हैं, वो शिक्षा लेकर के आगे बढ़ जाते हैं और उन्हीं को ज्यादा प्राथमिकता होती है नौकरी मिलने की। बाकी जो है कितने परसेंटेज है जो शिक्षा ही नहीं ले पा रहे, तो नौकरी का तो सवाल ही नहीं बनता है। बहुत दुरुस्त हालत है, बहुत दुर्दशा है इस भारत में, जिस तरीके से बहुत ज्यादा कंडीशन खराब है, जिसमें अगर जब तक शिक्षा नहीं मिलेगी और समान शिक्षा, हमारे जो मांगे हैं वो समान शिक्षा की है, क्योंकि प्राइवेट और सरकारी अगर बगल में चलता रहेगा तो पैसे वाले का बच्चा सरकारी में जाएगा और गरीब का बच्चा मजबूरन, वो पैसे वाले का बच्चा प्राइवेट में जाएगा और गरीब का बच्चा मजबूरन सरकारी स्कूल में जाने को मजबूर होगा, क्योंकि उस शिक्षा जो जैसी मिलेगी वैसे ही बच्चा आगे बढ़ेगा। बच्चे की बुद्धि ऐसा नहीं है कि वो उस दो बच्चे अगर जन्म लेते ही एक जैसी क्रियाएं करते हैं तो उनको जैसा व्यवहार मिलेगा, जैसा माहौल मिलेगा, जैसा वातावरण मिलेगा वैसे ही सीखता है। हमारे देश में हम अंग्रेजी नहीं जान पा रहे हैं, कहीं पिछड़े उससे, तो ये दिखाता है साफ कि अंग्रेजों के वहाँ पे बच्चे आराम से अंग्रेजी सीख जाएंगे, हमारे यहाँ अंग्रेजी तो दूर की बात अच्छे से हिंदी तक नहीं समझाते हैं ना पढ़ाते हैं। तो ये हमारी शिक्षा व्यवस्था की हालत है। तो जब तक शिक्षा सबको समान शिक्षा नहीं मिल जाती है, ये सब सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल एक ही शिक्षा में नहीं हो जाता, यानी कि राष्ट्रपति हो या मजदूर का बच्चा, ये हम लोग लगातार नारे भी लगाते हैं, मालिक हो या नौकर का बच्चा हो या प्रिंसिपल हो या वहाँ की टीचर का बच्चा हो या बड़े वीसी या बड़े एग्जामिनेशन ब्रांच में जो बैठे हैं उनका बच्चा हो या टीचर पढ़ाने वाले का बच्चा हो या मजदूर का बच्चा हो, वहाँ पे गार्ड जो खड़ा है उस यूनिवर्सिटी के बाहर, उसका बच्चा भी जब तक समान शिक्षा में अधिकार नहीं लेगा तब तक स्थिति नहीं सुधरेगी, तब तक वो अपने अधिकारों को नहीं आगे ला पाएगा, तब तक वो नौकरी तक नहीं पहुंच पाएगा, तब तक वो अपने पुरानी जो स्थितियां उनके घर से चली आ रही हैं आर्थिक स्थिति को नहीं सुधार पाएगा। ये शिक्षा को जानबूझ के कमजोर किया जा रहा है ताकि सरकार लगातार जनता को, मजदूर को, गरीब को, दलित को, महिलाओं को दबा सके। और ये विरोधी कानून, बार बार कानून जो लागू किए जा रहे हैं सरकार द्वारा, हम इसका लगातार विरोध करते रहेंगे, तब तक विरोध करेंगे जब तक ये वापस नहीं हो जाते, तब तक हम लड़ेंगे, तब तक हम अपने अधिकार मांग नहीं लेते, नहीं देंगे तो हम छीन के लेंगे। और ज्यादा संख्या में हम लोग इकट्ठे होंगे और ज्यादा इलाकों में जाएंगे, जिन जिन के मुद्दे हैं, जिन जिनों के इलाकों में मजदूरों, दलितों और जो ऐसी बस्तियां हैं जो दिल्ली में ही इतनी पिछड़ी अगर कहीं जाए, उधर तक तो सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है, पानी तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। मंगल ग्रह में हम लोग पत्थर लेके आ जा रहे हैं, शर्म की बात है। साइंस जिसके लिए डेवलप हो रहा है, इधर तो देख लो जहाँ पे पहाड़ी इलाके में आनंद पर्वत जो बलजीत नगर का इलाका है, वहाँ पे पानी नहीं पहुंच रहा, बिल्कुल नहीं हो पाता। वहाँ शिक्षा व्यवस्था आप जाके देखिए, वहाँ पे बहुत बुरी हालत है। वहाँ की ये बच्ची है जो 11th क्लास में अभी है, बलजीत नगर, आप इनसे भी पूछिए किस कंडीशन में आज क्यों जरूरत पड़ी इन लोगों को यहाँ पे आने की। स्कूल की छुट्टी लेके बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, इनसे पता कीजिए। ये बच्ची है जो वहाँ से आई है तो बहुत ज्यादा कंडीशन खराब है। बच्चे स्कूल की पढ़ाई क्यों छोड़ने के लिए मजबूर है? क्योंकि शिक्षा मिल ही नहीं रही है। 13 साल की बच्ची होती है, स्कूल में शौचालय नहीं होता, इसलिए वो किशोरावस्था में अगर जाती है तो उसको स्कूल छोड़ने पे मजबूर होना पड़ता है। ये सारी कंडीशन जानबूझ के रखी गई है कि ताकि खुद से फिर एक दो एडिशनल कोर्स ला देते हैं। शर्म आनी चाहिए। आप शिक्षा को ही शिक्षा बेहतर कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। जब तक जमीन में हमें कहते हैं हम आपको थाली दे रहे हैं, खाने के लिए भोजन ही नहीं है तो हम कैसे पेट भर के खाना खा लेंगे? हमको बोला जाता है कि आपको प्यास बुझानी है, प्यास बुझानी, चम्मच भर पानी का पानी हमें पिलाएंगे तो प्यास नहीं बुझ पाएगी। ये जरूरत है जानने की, सब लोगों को जानने की जरूरत है। जहाँ जहाँ शिक्षा नहीं पहुंच रही, तो दिल्ली राजधानी जो दिल कहा जाता है, वहाँ पे शिक्षा की इतनी बुरी हालत है, इतनी दुर्दशा है। दूसरे देशों में, दूसरे इलाकों में जो दिल्ली से बाहर है, अलग अलग राज्यों में देखेंगे वहाँ तो और बुरी कंडीशन ऐसा नहीं है। हम लगा विरोध 2018 और 2019 से चलता आ रहा है और पिछले 2 सालों में सरकारों का जो आंदोलन के प्रति, जनता के आंदोलन के प्रति जो दमन बढ़ा है, उसका हमने हर जगह उदाहरण देखा है। चाहे किसान आंदोलन में आए दिन गरीब किसानों की मौत हो, महिलाओं की मौत हो, चाहे मजदूर जो अपने काम के घंटे जो 8 से 12 बढ़ा दिए गए हैं उसका विरोध करने के लिए जो मौजूद है उनका दमन चल रहा हो, या फिर जो सांप्रदायिकता के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उनको यूएपीए के तहत आए दिन उठा लिया जा रहा है। ये सभी उदाहरण हम देख रहे हैं। तो ये कहना गलत है कि जनता का आंदोलन नहीं है या जनता विरोध नहीं दर्ज कर रही है। जनता के विरोध को मीडिया तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, बीच में ही दबा दिया जा रहा है। और आज जैसे कि बाकी साथी ने भी बोला, आज ऐसा माहौल है कि सरकार वाकई में फांसीवादी हो चुकी है। पिछले दिनों में हमने जो देखा कि कुछ लॉयर्स जो त्रिपुरा
में जो वायलेंस हुआ उसका विरोध कर रहे थे, केवल उसके लिए उन पर यूएपीए लगा दिया गया। तो इससे ज्यादा अब आखिर हम क्या किस सबूत का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार जनता की आवाज सुनना तक नहीं चाहती है। तो 2019 से ही जो सरकार के निजीकरण का जो एजेंडा है, उसकी अलग अलग नीतियों के खिलाफ जो विरोध है, जो प्रदर्शन है, जो आंदोलन है, वो लगातार जारी है। समस्या सिर्फ इतनी है कि आज सरकार चाहे कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, यहाँ तक कि यहाँ प्रदेश सरकारों ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है जनता के आंदोलन को दबाने की। अब जैसे कि साथी ने बताया कि शिक्षा की हम बात कर ले तो हमारे जो आप समझ लीजिए देश की राजधानी है दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में ऐसे इलाके हैं जहाँ पानी नहीं आता है। आप ये बताइए जहाँ पर पानी नहीं आएगा और सुबह सुबह एक स्कूल जाती हुई लड़की को टैंकर की लाइन में पानी इकट्ठा करने के लिए खड़ा होना पड़ेगा कई घंटे, तो वो किस तरीके की शिक्षा उसे मिल पाएगी? और जब वो क्लास लेने बैठेगी उस टाइम सरकारी स्कूल के टीचर क्लास ही नहीं लेंगे, नोट्स भेजेंगे तब जब एग्जाम सर पे आ जाएगा। तो उस तरीके की शिक्षा से किस तरीके का इंसान ये कल्पना कर सकता है कि वो समाज में अपनी स्थिति को बेहतर कर पाएगा? तो यही कारण है कि आखिर क्यों जनता के आंदोलन आज बहुत ज्यादा जरूरी है और ये सवाल उठाया जाना बहुत जरूरी है कि ये जो सरकार सरकारी कॉलेज खोलती है, यूनिवर्सिटी खोलती है, ये किसके पैसे से खुलते हैं? आप ये समझ लीजिए जो मेहनत कश जनता है उसकी मेहनत से ये सरकारी पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस चलते हैं। उन्हीं के बच्चे क्या पढ़ पाते हैं उस यूनिवर्सिटी में, उस गवर्नमेंट कॉलेज में? नहीं पढ़ पाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है कि जिसकी मेहनत से ये सारे संसाधन बनते हैं, ये सारी यूनिवर्सिटीज, ये पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बनते हैं, उन्हीं को सरकारी नीतियों के लाभ से क्यों काट दिया जाता है? ये सवाल उठाना आज बहुत जरूरी है और इस सवाल को जोड़ना है हमें मजदूरों के संघर्ष से, जो काले किसान कृषि कानून आ रहे हैं उस संघर्ष से और समान शिक्षा के संघर्ष से। भारत की जनता का एक यथार्थ है, वो यथार्थ ये है कि भारत में आज भी बहुत सारे लोग अच्छी शिक्षा नहीं पा पाते हैं और उच्च शिक्षा में नहीं पहुंच पाते। तो उसके लिए इन लोगों ने ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर गया है, जिसके तहत उन्होंने बोला कि जो लोग अपनी शिक्षा नहीं पूरी कर पाएंगे वो लोग अपनी शिक्षा या तो डिस्टेंस मोड में पूरी कर लेंगे या फिर उनको सर्टिफिकेट कोर्सेज या डिप्लोमा कोर्सेज करा दिया जाएगा। अब मामला यहाँ पर यह है कि भारत जैसे देश की, जहाँ की इतनी बड़ी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मेजॉरिटी उच्च शिक्षा, अच्छी शिक्षा नहीं पा रहा है, वो क्यों नहीं पा रहा है? ये पहला क्वेश्चन बनता है कि उच्च शिक्षा जो है वो आज की डेट में कुछ प्रतिशत लोग ही क्यों अफोर्ड कर पा रहे हैं? क्यों दूसरे शहरों में जाकर के कमरा लेकर के रहने वाले जो बच्चे हैं वो सिर्फ कुछ ही हैं? और जो एजुकेशन है उसका डिसेंट्रलाइजेशन क्यों नहीं हो रहा है? क्यों जो है आज भी एजुकेशन की सिर्फ कुछ ही सेंटर्स हैं जो अच्छे हैं? दिल्ली में सेंटर है, कलकत्ता में सेंटर है और जो बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन एरियाज है बस वहीं पे अच्छे सेंटर्स हैं। बाकी जो छोटे जो स्टेट यूनिवर्सिटीज है या तो छोटे शहरों के जो इलाके वहाँ पे यूनिवर्सिटीज है, वहाँ पे शिक्षा अच्छी बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ के बच्चे जो स्तर है उनके शिक्षा का वो किसी भी मतलब एज कम्पेयर टू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज वो कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर एक सवाल ये बनता है कि ये जो डिस्टेंस लर्निंग मोड है या एनईपी के तहत ये लोग करना क्या चाहते हैं? सीधी सी बात ये है कि हिंदुस्तान में बीजेपी के आने से पहले भी जो शिक्षा है उसका निजीकरण स्टार्ट हो चुका था। वो उसमें जो अधिकार था वो अमीर लोगों का ही था। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे बड़ी यूनिवर्सिटी जहाँ पे इतनी हाई कट ऑफ जाती है, जहाँ और जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी जहाँ पे जो एंट्रेंस का जो लेवल है वो इतना हाई है कि आप 12वीं क्लास में जो सरकारी स्कूलों में जिस स्तर की शिक्षा मिलती है उस स्तर की शिक्षा में पढ़ा हुआ बच्चा कभी भी न दिल्ली यूनिवर्सिटी जा पाएगा न जेएनयू जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि अब सीधी सी बात है, जहाँ पर बच्चों को अंग्रेजी नहीं आ रही, जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा है, जहाँ पे बच्चों को टीचर नहीं आ रहा है स्कूल में, जहाँ पे बच्चों और टीचरों के बीच इतना भेदभाव है कि पानी पीने का जो पीने का पानी है वो उसका का डिस्पेंसर अलग अलग है। उस स्कूल से बच्चे निकल करके आ रहे हैं, वो आकर के प्राइवेट स्कूल के बच्चों से नहीं कम्पीट कर पा रहे। अब एनईपी क्या करता है कि एनईपी इस डिफरेंस को, सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल के बच्चों के बीच का डिफरेंस है उसको और भी ज्यादा बढ़ा देता है। उसको इस तरीके से बढ़ा देता है कि वो ये बोलता है कि अगर आप अपनी शिक्षा नहीं पूरी कर पा रहे तो आप सर्टिफिकेट कोर्सेज कर लीजिए। मेरा सवाल ये है, हमारा सवाल ये है कि जो बच्चे अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पा रहे वो क्यों नहीं पूरी कर पा रहे? क्या उनकी जो मजबूरियां हैं वो इस चीज से निकल करके नहीं आती कि वो समाज के गरीब तबके से निकल करके आते हैं? और सरकार उन गरीब तबके के लोगों के लिए क्या कर रही है? सरकार तो आज भी अमीरों को ही सर्व कर रही है। अमीरों के लिए उन्होंने एजुकेशन के जो मॉडल्स है उसको बढ़ा कर उन्होंने उसमें 4 चांद लगा दिए हैं कि आप क्या ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हो, आप दुनिया भर के तमाम कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन क्या गरीबों के पास इस इंटरनेट या दुनिया की इन सब चीजों का एक्सेस है या पैसों का एक्सेस है कि इतने महंगे कोर्सेज में अपने को एनरोल करा पाए? इन्होंने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज
कर दिए। जियो यूनिवर्सिटी के बोलते हैं कि उच्चतम एक वो शिक्षण संस्थान खोलेंगे, लेकिन उसकी क्या फीस है, कितने प्रतिशत उसमें लोग जाएंगे? सीटें इन्होंने बढ़ाई नहीं है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की, सीटें बढ़ाई नहीं है, और वो बच्चे आज की डेट में ना उनके एडमिशन हो रहा है, और वो डिस्टेंस एक घटिया डिस्टेंस लर्निंग में जहाँ पे ना टीचर आता है ना टाइम से सिलेबस दिया जाता है, उस तरीके की शिक्षा में उनको पढ़ने में मजबूर होना पड़ रहा है। तो क्या सरकार सीटें बढ़ाने के लिए इच्छुक ही नहीं है? क्या सरकार चाहती नहीं कि लोग पढ़े? और सरकार अगर लोगों को पढ़ाना चाहती है तो किस वर्ग से निकले लोगों को पढ़ाना चाहती है? क्या गरीबों को पढ़ाने के लिए सरकार इंटरेस्टेड है? क्योंकि एनईपी के द्वारा ये बात बहुत क्लियर हो जाती है कि ये जो डिफरेंस है इसको सरासर बढ़ाया जा रहा है। आज की डेट में एनईपी के लागू हो जाने के बाद ये बात पे पक्की मोहर लग जाएगी कि शिक्षा जो है वो अमीरों की जागीर बन जाएगी, और गरीब इंसान गरीब तबके से निकला है वो जिंदगी भर खराब शिक्षा लेगा और नाम की शिक्षा लेगा, और उसके बाद मजदूर का बेटा मजदूर बनेगा, वो कभी उस जाल से बाहर निकल के आ ही नहीं पाएगा। इंडिया में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिसके लिए पढ़ाई ना ही सिर्फ पढ़ने ना ही सिर्फ अपने आप में एक अच्छी चीज है उसकी पढ़ाई, बट उसके वर्ग को अपने वर्ग से बाहर निकलने के लिए, गरीबी से अमीरी की तरफ जाने के लिए, या अपने स्टेटस बेहतर करने के लिए एक जरिया भी है। वो जरिया उससे छीन लिया गया आज की डेट में। तो क्या सरकार ये चीज मेंटेन कर रही है? क्या वो ये चीज जानबूझ के मेक श्योर कर रही है कि जो गरीब है वो गरीब फैमिली से निकला तो वो गरीब ही बना रहे, ताकि मजदूरों की सप्लाई अनलिमिटेड सप्लाई बनी रहे, ताकि मजदूर काम करते रहे और पूंजीपति अपना पेट भरते रहे? क्या यही इनका मेन मुद्दा है एनईपी के द्वारा? मेरा सवाल है सरकार से, और इसी के खिलाफ आज हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हैं।